नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकारी सब्सिडी लेकर कृषि मशीनरी से स्वरोजगार कैसे प्राप्त करते हैं। अभी जो स्थिति है वो कोरोना से ग्रस्त है, तो ये तय है कि ऐसी स्थिति में तुरंत नहीं निकलना है, लेकिन अगर हम प्लान करके रखें चीज़ों को तो इसका फ़ायदा हमें मिल सकता है। एक चीज़ और भी अहम हो गया है कि जो पलायन हुआ है, पलायन के कारण मज़दूर आपके गांव में हैं, तो जो समस्या पहले बनती थी कि अगर आप कोई मशीनरी लेते हैं और उसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो दिक्कतें आती थी। अब देखिए, सरकारी सब्सिडी जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये सुनते हुए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें बेकार की होती हैं, मूल्य को बढ़ा दिया जाता है और फिर उसी पे सब्सिडी दिया जाता है। तो जिस चीज़ की चर्चा मैं करूँगा उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और ऐसा होते आया है कि जो लिस्ट लगाए जाते हैं जिला कृषि पदाधिकारी के ऑफिसेज़ में, वो इस तरह से मैनिपुलेटेड रहते हैं, इन्फ्लेटेड रहते हैं और उसके बाद उस पर सब्सिडी दी जाती है। ख़ास करके आप उसको कृषि मेला में भी देख सकते हैं कि जब आप स्प्रेयर को ख़रीदने जाएंगे तो जो सेलर हैं, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दो तरीके से आपको रेट बताते हैं। एक बोलते हैं कि सब्सिडी लेनी है तो ये प्राइस है, अगर सब्सिडी नहीं लेनी है तो ये प्राइस है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें इस तरह के प्राइस का कहीं कोई रोल नहीं है। प्राइस बिल्कुल वही रहेगा जिसका कोटेशन आप प्राप्त करेंगे। अब ये कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कृषि विभाग की एक योजना है कस्टम हायरिंग, और ये कस्टम हायरिंग बहुत बड़े पैमाने पे पिछले 2-2.5 साल से पैन इंडिया ऑपरेट हो रहा है। आप लोग में कुछ लोगों को कॉल महिंद्रा से आया होगा, कुछ को जॉन डियर से आया होगा, कुछ को टैफे से आया होगा, और या तो वो लोग सर्वे कर रहे होंगे या आपको ऑफ़र कर रहे होंगे कि आप कस्टम हायरिंग में समा जाइए। उनकी मजबूरी क्या है उससे ये समझिए कि जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं या जो सामान्य गाड़ियां हैं, करीब करीब सारी कंपनियों के एक फाइनेंस आर्म है। जैसे टाटा मोटर्स है तो उसका टाटा मोटर फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है, BMW का अपना फाइनेंशियल आर्म है, बाकी सारी कंपनी का अपना अपना फाइनेंशियल आर्म है। आप बजाज का देख लीजिए, बजाज फाइनेंस उसका एक आर्म है। तो उनकी मजबूरी क्या है कि भाई चलो, अगर कस्टम हायरिंग सेंटर बहुत सारे बन गए और हमारी मशीन किसी दूसरी का हमारे यूज़र उस मशीन को किसी दूसरी कंपनी से ख़रीद लिया तो उनका लॉस हो सकता है। बट समाज का फ़ायदा इसमें कहाँ होगा, इसको यहाँ से समझिए। अगर आपको व्हीट थ्रेशिंग की एक मशीन लेनी है, गेहूं का थ्रेशर लेना है, तो गेहूं का थ्रेशर जब आप लेने जाएंगे तो किसी भी कंपनी का लीजिए, वो 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,40,000 इस तरीके से आता है। कोई सज्जन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रैक्टर लें और हम उससे जुताई करके कुछ रोजगार करें और कुछ जो है अपना खेत समय पे जोत लें। तीसरा है जो कि कुछ लोग बहुत पहले से कार्बाइन हार्वेस्टर लेते आए हैं। इन सब में आपको कस्टम हायरिंग बहुत बड़ा हेल्प करेगा। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि आप जब कस्टम हायरिंग से किसी भी चीज़ को, किसी भी मशीनरीज़ को, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर छोड़ दीजिए, खरीदते हैं तो 80% सब्सिडी है। 80%। अब 80% इंडिविजुअल को नहीं है, ये ग्रुप को है, और ग्रुप में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ROC में ही होना चाहिए, या एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक NGO होना चाहिए। वो किसी भी तरीके का ग्रुप हो सकता है। इसका बहुत सूक्ष्म एग्जाम्पल है कि JLG बिहार में बहुत सारे बने हुए हैं, करीब करीब नॉन फंक्शनल हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। उसमें क्या होता है कि भाई 8 लोग 10 लोगों का एक ग्रुप होता है,
नाबार्ड ने इस सोच के साथ इसको बनाया था कि हम 10,000, 20,000, 50,000 का छोटा छोटा लोन दिला देंगे, बट बैंकों के साथ कोऑर्डिनेशन इसको आगे नहीं लेके जा सका। उसका फ़ायदा अब यहाँ मिलेगा। आप जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को रिक्वेस्ट फॉर्म दे दीजिए, मशीनरी का सिलेक्शन कर लीजिए और वो रेट आप ही का होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ कि वो रेट आपका होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो रेट उन्होंने तय किया हुआ है, जो कंपनी उन्होंने तय की हुई है, वो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकलीफ़ ये दे सकता है कि ज़िला में जो कृषि मशीनरी के सप्लायर रजिस्टर्ड हैं उन्हीं से लेना हो। तो आज के डेट में हर ज़िले में जो बड़े सप्लायर हैं उनके पास करीब करीब सारी मशीनरियों के डीलरशिप हैं, या आप जब उनको लेने जाएंगे, विकास जी का एक क्वेश्चन अभी आया है कि कस्टम हायरिंग लेने का क्या क्या प्रक्रिया है, हम उसी को बता रहे हैं। प्रक्रिया यही है, आप जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ जाइए, आप बोलिए कि कस्टम हायरिंग हम लेना चाहते हैं, वो आपको फॉर्म देंगे। फॉर्म के साथ ये हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दें आपको कि ये 5 मशीनें हैं जिसकी कीमत 10 लाख होती है और ऐसे लेना है। बट इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि सिर्फ वही मशीनें लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी आप दबाव में मत आइएगा कि जो मशीनें वो कहें वही लेना है। हो सकता है कि वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए उसमें रोटावेटर डाल दें, तो आपके पास पहले से घर में रोटावेटर है, तो क्या मतलब। आप उसमें हर एक ऐसी मशीन को सम्मिलित कीजिए जिसका आपको यूज़ होने वाला है। थ्रेशर हो सकता है उसमें। आप इस बार जो देख रहे थे कि एक समस्या आ रही थी कि कार्बाइन हार्वेस्टर का ऑपरेटर को रोका गया था और गेहूं कटने में दिक्कतें आ रही थी। संजोग बस कल कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है सीतामढ़ी और बाकी ज़िलों में, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ है। बैंक नहीं कहता है देने के लिए, ठीक है। बैंक के पास आप क्यों जाएंगे, बैंक के पास आप क्यों जाएंगे। 10 लाख का है, समझिए इस चीज़ को। 10 लाख में जीएसटी एक मोटा मोटी 80,000 82,000 के आसपास आएगा या 1,10,000 के आसपास आएगा। यानी आपको सब्सिडी के तौर पे करीब करीब 7,40,45,000 रुपया मिलेगा जिला कृषि विभाग से। आप उस मशीनरी सप्लायर से 2 लाख रुपए का क्रेडिट लीजिए बॉस। इस चीज़ को, नेगोशिएशन पावर को समझना होगा। आप किसी भी सप्लायर से 10 लाख की मशीन ले रहे हैं, उससे उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। वो जिला के कृषि पदाधिकारी महोदय का रेगुलर सप्लायर है। तो आप उनको विश्वास में देके, अगर सिर्फ मौखिक विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक ब्लैंक चेक दीजिए उनको। ब्लैंक चेक से भी नहीं अगर उनको विश्वास जम रहा है तो हर एक सप्लायर के आसपास 10 लोगों 20 लोगों का दायरा है। किसी एक आदमी को एज ए गारंटर ले लीजिए। लेना तो मशीन है, आप पैसे तो ले नहीं रहे हैं कि कल उस पैसे को कहीं पॉकेट में रख के या बैंक में डाल के भाग जाएंगे। आप तो छोड़ के भी जाएंगे तो मशीन जाएंगे, और मशीन को अपने गोडाउन से उठा के आपके फार्म हाउस तक या आपके कैंपस तक दे रहे हैं, उसी तरीके से वो उठा के ले आएंगे अगर आप उनके बचे हुए अमाउंट नहीं दे रहे हैं। तो इसको समझिए, इसमें बैंक को कहीं इन्वॉल्व मत करिए। आपको 10 लाख रुपए में 8 लाख 80% की बात है सब्सिडी देने की, बट जीएसटी पर सब्सिडी नहीं मिलता है। हम लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जीएसटी पे भी सब्सिडी दिया जाए, जैसे बाकी चीज़ों में होता है कि भाई ठेकेदारी वगैरह में जो बालू की रॉयल्टी है वो रिटर्न बैक की जाती है, उसी तरीके से जीएसटी भी सरकार का है और ये कृषि यंत्र पे सब्सिडी भी सरकार का है। ये जब हो तब हो, बट अभी के समय में 10 लाख के मशीन पे 7,20,000, 25,000, 21,000, 22,000, 30,000 जहाँ बैठे का सब्सिडी एक अच्छा अमाउंट है। तो ये लेने के बाद आप अब स्वतंत्र हैं कि आपके इलाके में जो भी गेहूं हो रहा है उसके थ्रेशिंग करा सकते हैं। उसमें देखिए ये जो रीपर जो मशीन है वो अलाउ है। अब अगर कहीं कहीं ये इशू है जो कि ज़मीन पे काम करने वाले लोगों की समस्या है, ये सच्चाई कि अगर आप रीपर से काट लेते हैं फसल को तो बोझा बांधने वाले लोग नहीं मिलते हैं। वो इस बात से इनकार करने लगते हैं कि आपने चूँकि बोझा हमसे कटवाया नहीं है तो मैं बांधूंगा नहीं। जहाँ जिनके परमानेंट लेबर हैं उनको मजबूरी में बांधना होगा। जिनको नहीं मिलता है वहाँ पे एक और अच्छी मशीन है कि वो काटते हुए फसलों को और फिर उसका बंडल बना के फेंक देती है, मतलब छोटा छोटा बोझा बना देता है।
उससे हम अकेले काट लेंगे। अब अगर वो 5-5.5 लाख की मशीन है, आपके बूते का चीज़ नहीं है, सबके बूते का चीज़ नहीं है, सॉरी, उसको लेना। और सच्चाई है कि जिनका अगर 40 बीघा तक भी खेत है, उनके लिए भी वो फिजिबल नहीं है। भले सुलभ हो जाएगा, आपके काम का आसान कर देगा, बट 40 बीघा खेत काटने के लिए आप 5 लाख की मशीन लेते हैं जो 5 दिन चलती है और फिर बैठी रहती है, तो ये फिजिबल नहीं है। बट एक ग्रुप अगर इसको लेता है तो ग्रुप अपना अपना गेहूँ काट लेगा और उसके बाद लोगों को कर सकता है कि हम पर बीघा का ये रेंट लेंगे। दूसरा ये है कि आप जिनका गेहूं है उसका एक सर्टेन रेट बताएं कि आपको हम इस सर्टेन रेट में काटेंगे। मशीन से आपने उनकी कटाई कर ली और वहीं आपका थ्रेशर था, आपके कस्टम हायरिंग का 10 लाख का अगर मशीन का हम एक खाका लें तो एक रीपर था जो कि बोझे को बांध रहा था, दूसरा आपका हार्वेस्टर था, तो सॉरी वो थ्रेशर था, और तीसरा आपको ढोने होने के लिए कुछ छोटा मोटा ट्रॉली उसमें आ गया। तो उस मशीन से काट दिया आपने, अपने थ्रेशर से उसको थ्रेशिंग कर ली। और लोगों को ये आप कह सकते हैं कि जो गेहूं है वो आपका जो आप भूसा को अब हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भूसा, ये एक समाज पे पुरानी कहावत थी, डैश 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 के साथ खेती की और भूसा लेके घर गए। तो वो चीज़ें अब बहुत प्रकाश में नहीं है। भूसा का रेट 8 रुपये 9 रुपये तक हो गया था 1 महीना पहले। कल ही मेरे एक झारखंड के मित्र से बात हो रही थी, आज भी वहाँ जो धान की कुट्टी है 12 रुपये किलो है। तो आप समझिए, शाहिदा आए हुए हैं, प्रणाम शाहिदा आपको। तो ये अहम है आपको कि इस तरह से आप प्लान करिए। प्लान करने के लिए आप सबसे पहले फॉर्म को लीजिए। फॉर्म में ईज़िली आप अपने जो भी नाम है, या एफपीओ का नाम है एफपीओ भरिए, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है उसको भरिए, कोऑपरेटिव है कोऑपरेटिव भरिए। जिस तरह से किसी भी संगठन को जब फॉर्म के रूप में भरा जाता है तो उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। नमस्ते। तो वो रेजोल्यूशन आप ले लेंगे कि और ये आदमी 2 सिग्नेटरी का होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। काम को करेंगे, फॉर्म के साथ ज़्यादा होगा तो डिमांड कर सकता है कि 1 या 2 साल वेरिफिकेशन नहीं है। जो मेरी जानकारी में है कि 3 साल पुराना फर्म होना चाहिए। बहुत जगह पे डीएओज ने 10-10 दिन पुराने ग्रुप्स को भी मशीनरीज दी है, तो वो आपने जमा कर दिया। उसके बाद वो सैंक्शन लेटर देते हैं। सैंक्शन लेटर आप लेके जो भी आपका सप्लायर है उससे जाके उसको मशीन को ख़रीद लीजिए। अगर आपके पास जो 2 लाख रुपए का मार्जिन मनी है वो दे दीजिए, नहीं है तो 5 दिन 10 दिन का समय ले लीजिए, चूँकि तुरंत ना तो वो मशीन दे रहे हैं और नहीं आपको तुरंत उस मशीन की ज़रूरत है। अगर अभी आपका अगर व्हीट थ्रेशर खरीदने का प्लान है तो उसको लेकर तो कैंपस में ही लगा, थ्रेशिंग हो गई है। भूसा इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, प्रणोदा कह रहे हैं तोड़ चुका है, तोड़ क्या देगा, के ऊपर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि जो मौसम की बारिश हुई है पुआल गल गया है। और मैं आपको बताऊं कि 10-15 दिन पहले पटना मेरी हो रही थी विक्रम के आसपास का, वो ट्रेडिशनल बैल का माध्यम था, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे पिटाई होती है, यहाँ पे अटिया बना दिया जाता है। और जो लोग खेती से अवेयर नहीं रखते हैं उनके लिए ये एक शायद उलझा हुआ सवाल भी रहता होगा कि वो क्या रहता है जो मंदिर नुमा आकृति बनी रहती है पुआल से। तो उन पुआल को बचाने के लिए वो आकृति बनाई जाती है। उसका रेट 6,000 रुपया पर 1000 हो गया है, मतलब 6 रुपया का एक पिठारी। मुझे से 1 किलो धान भी निकलता होगा। तो वो किसान बता रहे थे ऐसा कि जहाँ पहले वो रेट 600-700 मिलता था 1000 का तो लोग खुश हो जाते थे
कि इस बार इतना अच्छा रेट आ गया और कहाँ रेट चला गया 6,000। तो अब वो समय आया हुआ है जब हम अपनी खेती के अन्न को भी संग्रहित करें और उसके रेसिड्यू को भी संग्रहित करें। अब कस्टम हायरिंग के बियॉन्ड भी एक चीज़ आपको कहना है कि सरकार ने धन जो बोलते हैं, मतलब पराली मैनेजमेंट की प्रदूषण फैलता है, ये फैलता है, उस मशीनों पे सब्सिडी दिया है वो 1% है, मतलब वहाँ ग्रुप की, लेकिन उसमें मशीन जो है वहाँ रीपर नहीं हो सकता, वहाँ बेलर हो सकता है। अब महंगी मशीन है कि हाँ, तो फॉर्म 3 साल पुराना है विकास जी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमको बताइएगा, हम उनसे भी बात करेंगे डीओ साहब से, और ज़रूरत पड़ेगी तो आदेश तितमरे सर अभी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, बहुत ही पॉजिटिव आईएएस ऑफिसर हैं, तो वहाँ से हम लोग मदद ले सकते हैं। तो बेलर अकेले लेने जाते हैं तो बहुत महंगी मशीन है, लेकिन अकेले जब अब लेते हैं, जाते थे तो महंगी थी, अब वो 75-80% पे अवेलेबल हो गई है, तो आप ले लीजिए। जिनका पुआल कट गया, आगे आगे हार्वेस्टर कट गया, उनके साथ आप टाई अप कर लीजिए। ये तो सच्चाई है बिहार की कि जब आप कुछ लोगों के पास जाएंगे तो वो अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, लेकिन जब उनसे बेकार की चीज़ें भी आप मांगेंगे तो उनका भी वैल्यू मांगने लगते हैं। तो थोड़ा सा बिजनेस सेंस दिखाना होगा, उनके पुआल का एक जो टाई अप से करना होगा कि ठीक है, अगर मैं एक सर्टेन केजी पुआल आपके खेत से जमा करता हूँ तो 20% आपका, 80% मेरा। उस पुआल को आप जमा कर लीजिए। बेलर उस पुआल को उठाता है और उसको बंडल करके रख देता है, फिर वो इतना चरखूट बंडल होता है कि उसको आप ट्रैक्टर में करके कहीं भी ला के स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उस तरीके से बहुत सारा पुआल स्टोर कर लें तो जो बात लगातार हो रही है कि 10 रुपये 12 रुपये और 6,000 रुपये 1000 अटरी हुई है, उससे बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। मेरा सादर रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कोई टफ नहीं होता है उनके साथ जूझना। आप इसी से जान लीजिए कि अभी के समय में अगर आप अपने बैंक का एफडी तोड़वाने बैंक जा रहे हैं तो हो सकता है कि 4 दिन आपको जाना पड़े। आप लाख किसी को भी गाली दें, आप तकलीफ उठा रहे हैं ना कि वो पैसा फिर से आपके खाते में आए। वैसा ही ये है, अगर आपको 4 दिन डीओ ऑफिस जाने से 10 लाख की मशीन से 2 लाख में आ जाए तो थोड़ा सा गफलत और थोड़ा सा जो कागजी प्रक्रिया है उसको झेलना पड़े तो झेल लीजिए। दादा का है एफपीओ पर प्रकाश डालने की, तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दादा, अभी ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो कल आरबीआई ने बेल आउट किया है 50,000 करोड़ का, उसमें आप देखिए कि 25,000 करोड़ नाबार्ड को गया है। अगर उस 25,000 करोड़ का 2% भी अमाउंट आप देख लीजिए तो वो करीब करीब 500 करोड़ रुपया, और 500 करोड़ रुपया एफपीओ को अगर दिया गया पूरे इंडिया में, तो सोचिए कि किस किस चीज़ों के लिए मिलेगा। ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन के लिए मिलेगा, स्टोरेज के लिए मिलेगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए मिलेगा। तो निश्चित रूप से अब तो एफपीओ का रोल बड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने महसूस किया हुआ है कि इस बंदी में सब कुछ लोग बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन खाने की चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती है। पटना में एक सज्जन बता रहे थे 1 घंटा पहले कि मैगी आउट ऑफ स्टॉक है। तो सोचिए, अगर हम लोग एफपीओ पे छोटा छोटा चीज़, जैसा पहले लोग फेल हो चुके हैं, सच्चाई है कि बोलना इजी होता है, करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अब शायद वो काम करने लगेगा। अगर हम लोग पापड़ बना दें, हम लोग उसका नूडल्स वगैरह बना के अगर दे सकें, तो अब एफपीओ का रोल बढ़ने वाला है। और दादा हम आपको फ़ोन करके अलग से इस पर और डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं और का निजी सवाल होगा तो हमसे पूछेंगे आपको। थैंक यू सो मच।